चलिए आज आप लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी की चाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की चीता की चाल और बाज का नजर के बारे में बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को ही टारगेट क्यों लिया, बाकी भारत के बहुत सारा क्षेत्र को छोड़ दिया और बंगाल को ही टारगेट लिया। उसमें क्या कोई खास था, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे जगहों पे वो फैक्ट्री लगा सकता था लेकिन सूरत को ही क्यों चुना, सूरत को ही फैक्ट्री लगाने के लिए क्यों चुना और बंगाल को टारगेट क्यों लिया, इसकी चर्चा हम अपना वीडियो में आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कैसे बाज का नजर, चीता की चाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर। चलिए चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, है ना, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थे कैसे अपना दिमाग लड़ाया बंगाल पर। तो सबसे बड़ी बात है कि इधर अगर देखिएगा तो ये उत्तराखंड जो आप देख रहे हैं, उत्तराखंड देख रहे हैं ना, तो उत्तराखंड का जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इसी उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, गंगा नदी। कौन नदी निकलती है? गंगा। और इस तरह से गंगा नदी बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा इधर जाती है जिसका नाम है भागीरथ, और इसकी दूसरी धारा है जिसका नाम है हुगली। तो भागीरथ और हुगली गंगा की दो धारा है। और जो आप देख रहे हैं इधर हुगली वाला जो आप धारा देख रहे हैं, है ना, तो इसी हुगली धारा में, इसी हुगली के किनारे उसने एक बंदरगाह बैठाया था, हुगली बंदरगाह। कौन बंदरगाह बैठाया था? हुगली का बंदरगाह। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था हुगली बंदरगाह केवल भाड़ा पर। इनको भाड़ा पर दिया गया था कि कपड़ा उपड़ा जो भी है आप माल को बेचिए, और हुगली बंदरगाह में 3000 हमको वार्षिक पौंड दीजिए। तो 3000 मांग किया था, जो उसको जगह दिया था बेचने के लिए, उससे कितना भाड़ा ले रहा था? 3000 वार्षिक पौंड, मतलब एक साल में 3000 पौंड ले रहा था रेंट। रेंट पर दिया था हुगली का बंदरगाह। लेकिन आपको यह बता देना चाहते हैं कि हुगली बंदरगाह उनको भाड़ा पर दिया। हम आपको मान लो कोई भी चीज बेचने के लिए भाड़े पर दिए और आप बोलिएगा मेरा बाप का जमीन हो गया, तो लड़ाई तो होना तय है। उसी समय हम बता देना ये चाहते कि हुगली बंदरगाह में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां जो व्यापार कर रहा था उससे क्या उनको दिक्कत हुआ, सो समझिए। सबसे बड़ी बात हम लोग ये समझते हैं कि जो औरंगजेब था, क्या नाम बोले हैं? औरंगजेब, है ना। तो औरंगजेब 1707 में तो ये मर गया था। औरंगजेब कब मरा था? 1707 में। तो औरंगजेब जब 1707 में मरा तो मुगल वंश 1707 तक बहुत बढ़िया चला। 1707 तक मुगल वंश में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद दिक्कत होना ज्यादा शुरू हो गया और मुगल वंश धीरे धीरे खोखला बनते गया, खोखला तना बन गया। खाली आप इसको ठेल दीजिए तो मुगल वंश गिर जाएगा। औरंगजेब तक मुगल वंश ठीक ठाक चला, उसके बाद ये बर्बाद हो गया, ये कहीं का नहीं रहा। क्योंकि औरंगजेब के बाद, औरंगजेब मरने के बाद जो भी राजा बना वो सब दारू पीने वाला राजा था, मदिरा पीता था, ऐश करता था, नृत्य गान करता था, मुजरा करवाता था और दिल्ली में ऑर्केस्ट्रा मंगाता था। दिल्ली को नर्तकियों का अड्डा बना दिया था, डांस होता था। जहांदार शाह, लाल कुमार नाम की बेसिया से मोहब्बत हो गया। जहांदार शाह जो था वो लाल कुमार नाम की एक बेसिया से मोहब्बत था। उनको बोला कि एक काम करो, हम थोड़ा पीते हैं, आप गद्दी को संभालिए। लाल कुंवर नाम की बेसिया को आप दिल्ली दीजिएगा तो दिल्ली बचेगा। रंगीला बादशाह दिन भर दारू पीता, ऑर्केस्ट्रा लगा देता। रंगीला इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लड़की बाजी ज्यादा करता था और दारू ज्यादा पीता था, इसीलिए उनको रंगीला बादशाह कहा जाने लगा। और इस तरह से उत्तराधिकारी मुगल सम्राट धीरे 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 एकदम सीमित क्षेत्र में बस गया, आनी बाज के जगह उल्लू ले लिया। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी
इसी का फायदा उठाएगा। देखो कैसे उठाता है। औरंगजेब जब मर गया, कौन मर गया बोलिए? औरंगजेब। तो औरंगजेब मरने के बाद इनका जो यहाँ का दीवान था, तो बंगाल में जो इनका दीवान था, तो बंगाल का जो दीवान था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, वो औरंगजेब के बंगाल का दीवान का नाम था मुर्शिद कुल्ली खान। बोलो क्या नाम बोले हैं? मुर्शिद कुल्ली खान। ये औरंगजेब का दीवान था। पूरा बंगाल का पैसा उसा तहसील के पूरा टैक्स वगैरह जमा करके किसके पास भेजता था? औरंगजेब के पास भेजता था। कौन? मुर्शिद कुल्ली खान। और यही मुर्शिद कुल्ली खान पूरा बंगाल के पैसा को जमा करके बेचारा मेहनत से टैक्स वसूल करके किसको देता था? औरंगजेब को। लेकिन जब ये 1707 में मर गया, तब ये खुशी से पागल हो गया। कौन? मुर्शिद कुल्ली खान। अब इनको लगने लगा कि हमको अब पैसा उसा देना नहीं है, और बंगाल में ये स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया। इसीलिए बंगाल का पहला नवाब बना मुर्शिद कुल्ली खान। बंगाल का पहला नवाब बना मुर्शिद कुल्ली खान। अब पैसा उसा रखने लगा, तो औरंगजेब तो मर गया, तो इनको देना नहीं है। इसीलिए मुर्शिद कुल्ली खान ने क्या किया, सो समझिए। तो मुर्शिद कुल्ली खान जब बना, तो इसी ने अपनी राजधानी बनाया था मुर्शिदाबाद। अपनी राजधानी कहां बनाया था इसने? मुर्शिदाबाद इसने राजधानी बनाया था। किसने? मुर्शिद कुल्ली खान ने। अब मुर्शिद कुल्ली खान के बाद जो व्यक्ति आएगा उसका नाम रहेगा सरफराज खान। सरफराज खान, मुर्शिद कुल्ली खान का राजा के बाद है सरफराज खान। और सरफराज खान के बाद जो राजा आएगा उसका नाम है अली बर्दी खान। अली बर्दी खान। और अली बर्दी खान के बाद जो राजा बना बंगाल का, उसी का नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, उद्दौला, सिराजुद्दौला। तो आपको पता चल गया कि बंगाल का जो नवाब है वो खतरनाक नवाब का नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। और इसी सिराजुद्दौला ने क्या किया कि हुगली के बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एगो फैक्ट्री बैठाया, और उस फैक्ट्री का नाम रखा फोर्ट विलियम का किला। कौन किला है बताइए? फोर्ट विलियम का किला। भाड़ा पर दिया, लेकिन वो घर बना लिया, वो किला बना लिया, और वहां पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अपना गोदाम बनाया, सामान रखने के लिए घर बनाया, राजभवन बनाया, और उसी किला का नाम है फोर्ट विलियम का किला। तो फोर्ट विलियम का किला बिना पूछे बना लिया। तब गुस्सा गया कौन? सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला पूरा गुस्सा उसा गया, तब सिराजुद्दौला बोला कि ऐसे तोरा नहीं पारे, ठहर, तोरा हम ठहराते ठीक से। और क्या किया इसने? फोर्ट विलियम का किला को इसने क्या किया? तोड़ ताड़ दिया। पूरा मर लाठी उठी से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो किला था उसको तोड़ दिया, और फोर्ट विलियम का किला को तहस नहस कर दिया। पूरा किला बर्बाद हो गया। इसीलिए उसी समय सिराजुद्दौला ने 20 जून, कितना डेट बोले तो ध्यान देना है, उसी समय सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम का किला उसने तोड़ दिया। अब डेट है 20 जून 1756। तो 20 जून 1756 को एक घटना होती है जिसका नाम है ब्लैक हॉल। क्या नाम है? ब्लैक हॉल। तो ब्लैक हॉल उसको कहते हैं जो पूरा अंधेरा कोठरी होता है, पूरा अंधार, पूरा अंधेरा कोठरी, जिसको ब्लैक हॉल बोलते हैं। 10 आदमी का जगह वहां सोने के लिए है, और उस हॉल में 146 अंग्रेज को रस्सी से बांध के सिराजुद्दौला ने उसी कोठरी में क्या किया? ठूस दिया। 146 अंग्रेज को ठूस दिया एक ब्लैक हॉल की कोठरी में, और बाहर से ताला लगा के चल दिया। बाहर से जब ताला लगा के चल दिया, तो सुबह आके देखा तो सब मुर्गा जैसा छटपटा उठपुटा के मर गया था। 123 अंग्रेज छटपटा के मर गया, और मात्र जिंदा बचा 23। तो ये ब्लैक हॉल की घटना था, जिसमें पहली बार सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को मारा था, वो भी कोठरी में बंद करके। काल कोठरी में बंद करके 123 अंग्रेज को मार दिया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ब्लैक हॉल
20 जून 1756। अब ब्लैक होल में जब मर गया तब अब यहाँ का नवाब जो था अंग्रेज का सेनापति, उसी सेनापति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बेटा एक्शन ले लिया, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और ये बोला कि अब हम तोरा बेटा छोड़ेंगे नहीं। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को बोला कि अब तोरा हम छोड़ेंगे नहीं, अब तुमको बड़ी मार मारेंगे। आज सिराजुद्दौला को मारने के लिए रॉबर्ट क्लाइव पूरा प्लानिंग बनाने लगा कि कैसे इसको मारना है। तब रॉबर्ट क्लाइव एक चिट्ठी लिखा ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में, और चिट्ठी के द्वारा वहां पहुंचा और बोला कि बहुत खतरनाक हमला हुआ है, सिराजुद्दौला को मारना है, हमको सैनिक चाहिए। लंदन से सैनिक मंगा रहा है, लंदन से सैनिक मंगा रहा है सिराजुद्दौला की जल्दी सैनिक दीजिए, एकरा बेटा हम सरियाएंगे ठीक से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उसका मैन हेड कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और ये बोला कि हमको मारना है सिराजुद्दौला को। तो लंदन से ये सैनिक मंगा रहा था, लेकिन लंदन से वापस चिट्ठी आ गया और बोला कि हम आपको सैनिक नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट बड़ी मार मार रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट मार के तबाह कर दिया है। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। उस समय फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट फरिया रहा था इंग्लैंड से, और इंग्लैंड को ढूंढ रहा था अकेले, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तब सैनिक जब नहीं दिया तब रॉबर्ट क्लाइव दिमाग लगा लिया कि भारत में अब हमको कैसे युद्ध जीतना है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, ये जान रहा था कि भारत में इतना खराब खराब आदमी की फूट डालो और शासन करो। कोई भी आदमी को बहका दो, किसी का तारीफ कर दो, किसी का बुरा कर दो तो उसको समझ में आएगा, किसी का तारीफ कीजिएगा तो आपके तरफ हो जाएगा। तो इनको एक वैसा आदमी का तलाश था जो इसका नजदीकी आदमी। तो सिराजुद्दौला का जो घोड़ा का लीडर था, सैनिक का, घुड़सवार और सैनिक का जो लीडर था उसका नाम था मीर जाफर। और इसी मीर जाफर को क्या किया था, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो मीर जाफर को ही फोड़ लिया था। और मीर जाफर इसके साथ क्या हुआ, जाके मिल गया। मीर जाफर मिल गया और मीर जाफर को बोला कि आइए आप मेरा मदद कीजिए, हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। और मीर जाफर को मिला लिया बहका के। इसके अलावा बहुत लोगों को बहकाया था। ये कहानी हम डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है? अभी नहीं, अभी तो आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ाएंगे, है ना? तो ध्यान दीजिए, मीर जाफर को बहकाया और इस मीर जाफर को बहकाने के बाद अब लड़ा हो रहा है। तो अब जो लड़ा होगा वो लड़ा कहाँ हो रहा है, तो वो लड़ा हो रहा है इसी भागीरथ नदी के किनारे। यहाँ एक जगह है पलासी, तो इसी पलासी का मैदान भागीरथ नदी के किनारे है। और इसी पलासी का युद्ध होगा 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है भागीरथ नदी के किनारे पलासी के मैदान में। और इस मैदान में सिराजुद्दौला का जो सेनापति है पूरा सैनिक लेके अंग्रेज की तरफ हो जाता है, पूरा अंग्रेज की ओर चला जाता है। तो अकेले सिराजुद्दौला बच जाता है। लास्ट में सिराजुद्दौला, युद्ध होता ही नहीं, अकेला आदमी से कैसे लड़ेगा, अकेले बच गया सिराजुद्दौला। सारा सैनिक लेके चला गया मीर जाफर किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो युद्ध हुआ ही नहीं, बिना युद्ध किए युद्ध जीत गया। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी की चाल। और लास्ट में मीर जाफर का पुत्र मीर जुमला निकाला चाकू और घोंप दिया, और लास्ट में सिराजुद्दौला की मौत। तो सिराजुद्दौला को मार दिया और सबसे पहले बंगाल को इसने कंट्रोल कर लिया 1757 में। और मीर जाफर को क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। अब बताइए, मीर जाफर को जब बंगाल का नवाब बना दिया तो एक तो शासन मीर जाफर का है और पीछे से शासन रॉबर्ट क्लाइव का है। इसीलिए इसको बोलते हैं दोहरी प्रशासन। पहला आगे से कौन है, तो आगे से है मीर जाफर और पीछे से कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। इसी को बोलते हैं। अब समझिए, इधर 57 का युद्ध बंगाल जीत चुका है, और इसी बंगाल जीतने के बाद अब वो सब खुशी मना रहा है कि बंगाल को तो हम लोग जीत गए हैं। तब तक इधर क्या हुआ सो समझिए। 57 के बाद, 57 के बाद अगर देखिएगा तो ये जो दिल्ली आप देख रहे हैं, दिल्ली, तो दिल्ली में एक शासक है जिसका नाम था, 57 के समय एक शासक है जिसका नाम था मोहम्मद शाह। और इसी का शासक था, यहाँ का नाम था मोहम्मद शाह, जिसको बोलते हैं रंगीला बादशाह,
जो दारू पीता था और दारू का स्विमिंग पूल बनाया था। बहुत खतरनाक आदमी था मोहम्मद शाह। ये बेटा दिल्ली में ऑर्केस्ट्रा डांस करवाता था, मुजरा करवाता था और मस्त रहता था, पूरा दारू उरू पी के मस्त रहता था। इसी का नाम है रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। दिल्ली का शासक जिस समय मोहम्मद शाह था, उस समय एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति का नाम था, इधर मराठा का उसमें पावरफुल व्यक्ति था, और मराठा को एकदम, मराठा का साम्राज्य एकदम विस्तार को तेजी गति से विस्तार कर रहा था मराठा का। इसीलिए मराठा का झंडा कटक से लेकर अटक तक फहराया था। मराठा का झंडा कटक से लेकर अटक तक, तो यहां से ही मराठा का पूरा शासन था, और यहां से कटक से लेकर अटक तक, और यहां से लेकर यहां पूरा कब्जा किसका था? मराठा का। तो ये मराठा का क्षेत्र था। तो आपको बता दें कि इधर वाला जितना भी इलाका है, यही इलाका था मराठा का क्षेत्र, जो कटक से अटक तक इतना बड़ा साम्राज्य को फैलाने वाला मराठा शासक का नाम था बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी बड़ी तेजी गति से मार रहा था। भारत के जाट को दबा के मारा, सिख को मारा, राजपूत को मारा, भारत के बहुत सारे क्षेत्रीय लोगों को मारा, मुसलमानों को मारा, जाटों को मारा, राजपूत को मारा। सो से मार उड़ के बेटा एकदम पानी पानी त्राही त्राही कर दिया। इतना मार मारा बाजीराव मस्तानी कि अपना साम्राज्य को कटक से अटक तक फहरा दिया। और ये साम्राज्य पूरा देख लीजिए, यही साम्राज्य है मराठा का साम्राज्य, और यहाँ हिंदू पातशाही की स्थापना किया, और मराठा का नाम था बाजीराव मस्तानी। इसीलिए मराठा साम्राज्य का सबसे खतरनाक राजा था बाजीराव मस्तानी। तेजी गति से भारत को आगे बढ़ा रहा था, यह है बाजीराव मस्तानी। यही है मराठा का पावरफुल शासक। तो जिस समय बाजीराव ने कटक से अटक तक झंडा फहराया, उस समय था बाजीराव मस्तानी, और दिल्ली का राजा था रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह को डांस करने के लिए बाजीराव छोड़ दिया कि एक काम करो, तुम नाचो उचो, लेकिन आराम से देखो, अगर कोई विदेशी आता है तो हमको तुरंत सूचना दो। तो बेटा पीयू के डांस उस कर रहा था दिल्ली में। तब तक हुआ एक और नया कांड। उधर बाजीराव सिंध तरफ अपना झंडा फहरा रहा है, और इधर क्या हुआ, 1739 में एक खतरनाक हमला हुआ। 1739 में क्या हुआ कि ईरान का जो नेपोलियन है, उसका नाम है, ईरान का जो नेपोलियन है, तो ईरान के नेपोलियन का नाम है नादिर शाह। नादिर शाह ईरान का शासक, जिसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ये नादिर शाह एकदम पूरा उड़ले आया, पूरा सैनिक लेके पूरा उड़ले आया, और पूरा नादिर शाह विशाल सैनिक लेके सिंधु नदी को पार किया, वो सीधा नादिर शाह उड़ गया दिल्ली। बोलिए, नादिर शाह सीधा कहां पहुंच गया? दिल्ली। और दिल्ली में रंगीला बादशाह जो डांस कर रहा था उसको उठा लिया, कल बैल कहीं का डांस करता है रे, इसको मारो दबा के। और रंगीला बादशाह को बड़ी मार मारा, और रंगीला बादशाह को नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को मार दिया। आनी कहानी खत्म, ये मर गया। पूरा दिल्ली को लूट लिया, पूरा दिल्ली में 70 करोड़ रुपया लूट के ले गया। 70 करोड़ रुपया लूट के ले गया, सिंहासन लेके चला गया, और कोहिनूर हीरा भी लेके चला गया। तो 70 करोड़ रुपया, कोहिनूर हीरा, जहां राजा बैठता था उस सिंहासन को भी उठा के लेके चल दिया। कौन? नादिर शाह। और इसी करनाल युद्ध में रंगीला बादशाह को मार दिया। बेचारा आदमी ठीक था, भले मस्त आदमी था, दारू रूपी के डांस भी करता था, अगर कोई मतलब नहीं था राज्य का ऐसे, लेकिन जजिया टैक्स को पूरी तरह से यही समाप्त किया था रंगीला बादशाह। तब तक क्या हुआ कि नादिर शाह लूट के ले गया। तो नादिर शाह जब लूट के ले गया, पूरा हल्ला है कि भारत का जितना भी राजा सब बुड़बक है, सब दारू उरू पीता है, डांस करता है, जाइए और लूट के ले आइए। इसीलिए एक अफगानिस्तान का भी इसी का कोई रिलेशन था अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में इसी का कोई रिलेशन था, और उस व्यक्ति का क्या नाम था बता दो? उसी व्यक्ति का नाम था अहमद शाह अब्दाली। अब ध्यान दो, अब आ रहा है अहमद शाह। कौन आ रहा है? अहमद शाह आ रहा है अब्दाली। ये भी सुन रहा है कि भारत बहुत बुड़बक वाला देश है, जाइए और लूटिए, और मजेदार तरीके से लूटिए। जब अब्दाली एंट्री मारता है इधर, तब तक जो शासक रहता मराठा का
बाजीराव मस्तानी। तो हम आपको बता दें कि बाजीराव जो मस्तानी है, यही बाजीराव बेचारा लूक लगने के कारण नर्मदा नदी के किनारे 1740 में मर जाता है। तो 1740 में नर्मदा नदी के किनारे लूक लगने के कारण इसकी मृत्यु, और बाजीराव जब मर जाता है तो इसका पूरा साम्राज्य अब संभालता है इसका बेटा। बाप मर गया, बाप पूरा जमीन को एकदम खरीद के बेटा को दे दिया, बेटा गांजा पी के पूरा जमीन बेच दिया। यही सिस्टम आगे मराठा में होगा। अब हम आपको बताते कैसे होगा। बाजीराव 1740 में तो मर गया, और एक मरने के बाद इसी का बेटा का नाम था बालाजी बाजीराव। तो बाजीराव के बेटा का क्या नाम था? तो बाजीराव मस्तानी के बेटा का नाम था बालाजी बाजीराव। और यही बालाजी बाजीराव क्या किया? अब बालाजी बाजीराव क्या किया? अब पूरा मोर्चा को बेचारा इस संभाला और ये बोला कि अब हम देखते हैं। तब तक यहाँ दिल्ली में एक नया राजा बनता है, और दिल्ली में जो नया राजा बनता है उसी राजा का नाम है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय नाम है, शाह आलम द्वितीय। देख लीजिए, ये दिल्ली का राजा रहता है शाह आलम द्वितीय, लेकिन इधर मराठा का शासक रहता है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव मराठा का शासक रहता है, जो बाजीराव मस्तानी का बेटा है। और इधर से अहमद शाह अब्दाली पूरा सैनिक लेके आ रहा है अफगानिस्तान से, पूरा सैनिक लेके सिंधु नदी हिंदू कुश को पार किया और पूरा दिल्ली पर कब्जा किया। और दिल्ली का शाह आलम द्वितीय जान बचा के भागा नीचे, कहा भागो रे बाप, यह अहमद शाह अब्दाली आ रहा है सैनिक लेके, बेटा बड़ी मार मारेगा, भागा भागा के। शाह आलम द्वितीय सीधा यहाँ से टैक्सी निर आगे उड़ गया, और यहां से शाह आलम द्वितीय भाग के चला गया किसके पास? बालाजी बाजीराव के पास। शाह आलम द्वितीय भाग के चला गया, अब मौका इनको मिल गया, और पूरा दिल्ली को, मथुरा को, पूरा उत्तर प्रदेश के इलाका को पूरा भरपूर मात्रा में लूट रहा है अहमद शाह अब्दाली। राजा भाग गया, जगह खाली, जहां घुसना घुसो, लूटो। किसी का भी घर घुस जाता था, सोना चांदी, भूख लगा चावल उवल खा लो, डक्ची उठा फेंक दो, सारा पूरा लूट रहा है। उत्तर भारत में रोकने वाला कोई वैसा पावर राजा है ही नहीं। अब्दाली पूरा मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, इलाहाबाद, इटावा, कनौज, कौशाम्बी, कुशीनगर, पंजाब, हरियाणा, पूरा मात्रा में लूट के पूरा ऊंट में पूरा माल लाद के ले जा रहा अफगानिस्तान, और लास्ट में पूरा भरपूर मात्रा में भारत को खोखला कर दिया अब्दाली लूट के। तब अब्दाली अब ट्राई जब कर ले जा रहा है, तब 1761 में अब लड़ाई लड़ेगा बालाजी बाजीराव। बोला कि ठहर बेटा, तोरा हम ठीक से फरियाते हैं, आओ तुम घेरी मैदान में। और बालाजी बाजीराव भिड़ गया। दिल्ली के ऊपर है सोनीपत, और सोनीपत के ऊपर है पानीपत, और इसी पानीपत के मैदान में 14 जनवरी 1761 को पानीपत तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को। और इस युद्ध में भयानक लड़ाई होता है। मराठा शासक बालाजी बाजीराव, इसका साथ देता है शाह आलम द्वितीय, और उधर से अहमद शाह अब्दाली। लेकिन अब्दाली का साथ बहुत लोगों ने दे दिया था। सिख लोगों ने अब्दाली को बोला कि मारिए मराठा को, जाट लोग बोला अब्दाली को मारिए मराठा को, मुसलमान लोग बोला अब्दाली को मारिए मराठा, सब लोग मिलकर इसी का साथ दिया। इसी कारण पानीपत के युद्ध में बाजीराव हार गया, और 1761 में पानीपत का युद्ध जीत गया। अब्दाली जीत गया, मराठा हार गया। इसी से इतिहास में करवट हो गया। पानीपत तीसरा युद्ध बता दिया कि अगला शासन कौन बनेगा और अगला भारत का कौन चलाएगा। पानीपत तीसरा युद्ध बता दिया, क्योंकि मुगल का कहानी खत्म था, और इधर बंगाल भी जीत चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी, और इधर मराठा भी 61 में हार गया। चारों तरफ से अब दबा देगा ईस्ट इंडिया कंपनी और आपको बैठा देगा। जय हिंद।